हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9 के एसएसटी चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स को। ये इस चैप्टर का बच्चों पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से हमें शुरू करना था। सेक्शन 5.3 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के कानून ने, भारत के संविधान ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम शुरुआत में पढ़ेंगे। ठीक है। इंडिया जैसे कि बाकी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में, इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। जो जो फंडामेंटल राइट्स हम एंजॉय करते हैं इंडियन सिटीजन होने के नाते, वो सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में लिखे गए हैं। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। जितने भी अधिकार हमें मिले हैं उनमें से कुछ अधिकार फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और उनको चेंज करना आसान नहीं है। ज़्यादातर को तो चेंज किया ही नहीं जा सकता, अगर हमारे पॉलिटिशियंस चाहें तब भी। वी हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने चैप्टर 2 में प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट। प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारा जो कानून है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि भारत में रहने वालों को इक्वलिटी से ट्रीट किया जाए, फ्रीडम मिले, लिबर्टी मिले और जस्टिस मिले, सबके साथ इंसाफ हो। फंडामेंटल राइट्स इन्हीं बातों को इंश्योर करने का एक तरीका है, इन्हीं बातों को लागू करने का एक तरीका है। फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में से एक है। यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। वो यहाँ पे इस फिगर के जरिए आपको बताए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें प्रोवाइड करता है। तो इन सारे राइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइट टू इक्वलिटी से। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी का मैं आपको, देखिए, इसका मीनिंग बता देता हूं शुरू में आपको। राइट टू इक्वलिटी कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो दुनिया इंडिया के किसी भी पार्ट से आता हो। ठीक है। कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है। कानून किसी के साथ धर्म के आधार पे, कलर के आधार पे, कास्ट के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। ये राइट टू इक्वलिटी का बेसिक जो है ये मैंने आपको बता दिया है। Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws. It means that the laws apply in the same manner to all, regardless of a person's status. This is called the rule of law. देखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून सबको बराबर नजरों से देखता है। ठीक है। और सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो कैसे भी, किसी भी स्टेटस का हो। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। हर डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट होता है। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन। कानून के सामने चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई आम नागरिक हो भारत का, कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी छोटे से देश के छोटे से कोने से कोई छोटा किसान हो, ठीक है, कानून सबके लिए समान है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है। कोई भी कानून में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग सकता, कानून से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग सकता, कोर्ट से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग सकता, ये कह के कि मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट पीपल हूं, मुझे सब लोग जानते हैं, मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूं। ठीक है। ये कोई कारण नहीं है आपको स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई प्रिविलेज देने का। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स अगो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फेस्ड अ कोर्ट केस ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग। जैसे कि इंडिया के पहले किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ऊपर चीटिंग चार्जेस लगे थे, धोखेबाजी का केस हुआ था। द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नॉट गिल्टी। कोर्ट ने डिक्लेयर किया, बाद में फैसला दिया, सारे गवाह सबूतों को जब कोर्ट ने देखा तो बाद में कोर्ट ने फैसला किया कि वो गिल्टी नहीं है। बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड ही हैड टू गो टू द कोर्ट, गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन। लेकिन
जैसे कि कोई आम नागरिक के साथ होता, वैसे ही उस प्राइम मिनिस्टर ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी कोर्ट में उन्हें जाना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़े, सबूत देने पड़े कोर्ट को। यानी जिस तरीके से कोर्ट एक ऑर्डिनरी सिटीजन को ट्रीट करता, ठीक उसी तरीके से कोर्ट ने उन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी ट्रीट किया। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लैरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम इंप्लीकेशंस ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी को लेके बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के दिमाग में, इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ ना हो। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels, cinema halls. ये क्या कहता है कि कोई भी सरकार किसी भी बंदे के साथ भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस, कास्ट, किसी मेल हो, फीमेल हो, या वो कहीं भी जन्मा हो, कहीं भी रह रहा हो। कानून के सामने, सरकार के सामने सब बराबर हैं। और जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल है, सिनेमा हॉल है, वहाँ पे आप ऐसा नियम नहीं बना सकते कि यहाँ पे जो है बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं आ सकते, सिर्फ जनरल कास्ट के लोग आ सकते हैं। इस तरह का लॉ नहीं बना सकते आप। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। इसी तरीके से जो कुएं हैं, टैंक हैं, नहाने के लिए घाट बना रखे हैं नदियों वगैरह के ऊपर, रोड है, खेल के मैदान हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए पार्क वगैरह हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है, वहां पे कभी भी हम कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे किसी को आने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा अक्सर बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में हुआ करता था, ठीक है, जब कुछ लोगों को अनटचेबल, कुछ कास्ट ग्रुप्स को अनटचेबल माना जाता था, गांव के कुएं से पानी पीना भी उनको अलाउड नहीं था। तो इस तरह की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये अब हमारा कानून जो है उसने बंद करवा दी हैं, ठीक है। दिस माइट अपीयर वेरी वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट दिस राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। वैसे तो ये बात ऑब्वियस है, एज अ स्टूडेंट आपको भी पता होगा, अब हमारे आसपास अब कास्ट के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे जो पहले हुआ करता था हमारे देश में, ठीक है, लड़के लड़की में फ़र्क होता था, वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन ये चीज़ें कानून में लिखी जानी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि कभी ऐसा भी वक्त था जब इंडिया में अनटचेबिलिटी जैसे नोशंस जो है वो जनरली देखे जा सकते थे। Where the traditional caste system did not allow people from same communities to access public places. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। The same principle applies to public jobs. अब जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनके ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है। All citizens have equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position in the government. जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इस चीज़ में स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी, शायद आप लोग सोच रहे हो सर तो कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन सरकार ने रिजर्वेशन दे रखी है कुछ कास्ट ग्रुप्स को, तो वो क्यों दे रखी है, ठीक है, और उसके बावजूद भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके पास, ठीक है, वो आपको जैसे जैसे मैं लेसन रीड करूंगा आगे आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर बंदे को कि वो उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, और अगर वो एलिजिबल है, अगर वो टेस्ट में पास होता है तो उस पर उसकी अपॉइंटमेंट की जाए। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अबव। किसी भी बंदे को ये कह के कि तू अलग कास्ट का है, तू अलग रिलीजन का है, ठीक है, तेरा कलर वो नहीं है जो हम चाहते हैं इस जॉब के लिए, ये कह के किसी को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशंस प्रोवाइड की हैं शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को। बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं, जिन स्कीम्स में गवर्नमेंट विमेन को, पुअर को, फिजिकली हैंडीकैप्ड को कुछ जॉब्स में प्रेफरेंस देती है, रिजर्वेशन देती है। जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल के लिए अलग से रिजर्वेशन होती है। वो सीट्स उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व्ड होती है, वहां पे जनरल कैटेगरी का बंदा सेलेक्ट नहीं हो सकता। ऑल आर दीज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी। अब क्वेश्चन उठता है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, दूसरी तरफ हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताना चाह रहा हूं। देखिए, जो रिजर्वेशन दी गई है ये उन लोगों को दी गई है जिनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का प्रॉपर मौका नहीं मिला, उनको बराबर मौका मिल सके
जो कमियां उनके पालन पोषण में आई हैं, जो कमियां उनकी एजुकेशन में आई है, उनको जो है बैलेंस किया जा सके, इसलिए इनको रिजर्वेशन दी गई है। और ऐसा माना जाता है कि रिजर्वेशन देने के बाद ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सरकार क्या मानती है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो compete कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले होने वाले एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के पास ऐसे मौके नहीं होते, ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पूरे तरीके से compete कर सके जनरल कास्ट के लोगों के साथ। क्योंकि उनके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं होते, जनरल कास्ट के पास पूरे रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पेशल रिजर्वेशन दी गई है ताकि उनको भी बराबर मौके मिल सकें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। फॉर इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. तो ये क्या कहना चाह रहा है? इक्वलिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं है, इक्वलिटी का मतलब सेम अपॉर्चुनिटी है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम सबको सेम ट्रीट करें गवर्नमेंट जॉब में, ये जरूरी नहीं है। सबको सेम मौके दें, ये जरूरी है। जिन लोगों के पास पूरे रिसोर्सेज नहीं थे तैयारी करने के, उनको भी साथ लेके चलें, ये जरूरी है। इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. तो बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर मौके देने के लिए कुछ ग्रुप्स को रिजर्वेशन देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते जो बाकी ग्रुप्स के पास अवेलेबल होते हैं। यही काम करती हैं जॉब रिजर्वेशंस। जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रिजर्वेशन ऑफ दिस काइंड आर नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। इस तरह की रिजर्वेशन जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो वो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ नहीं है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेट करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहना है, क्या कहता है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट। इसके अलावा नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल लाइफ, सोसाइटी में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि वो हमसे छोटी कास्ट का है, हमसे लोअर कास्ट का है, ये कह के हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक प्रैक्टिस जो पहले इंडिया में हुआ करती थी, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती थी? छुआछूत बोलते हैं हम इसको हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि छोटी कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को उन मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती जहां पे अपर कास्ट के लोग जाते हैं। उन कुओं पे पानी पीने की इजाजत नहीं होती जिन कुओं पे अपर कास्ट पीपल पानी पीते हैं। यहां तक कि ऐसे भी रूल्स थे कई जगहों पे जहां पे लोअर कास्ट लोग जब गांव में उस जगह पे जाते थे जहां अपर कास्ट पीपल रहते थे, तो उनको घंटी बजाते हुए जाना पड़ता था ताकि लोग उनसे दूर रहें, लोगों को पता चल जाए कि ये लोअर कास्ट का है, मुझे इसके साथ मतलब टच वगैरह नहीं होनी चाहिए मेरी बॉडी कहीं से भी, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को अनटचेबिलिटी कहा जाता था। तो इस प्रैक्टिस को बाय लॉ फॉरबिड कर दिया गया है, बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। Untouchability here does not only mean refusal to touch people belonging to certain caste. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. यहाँ पे क्या कहा गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि टच करने से मना किया जा रहा हो अनटचेबिलिटी में, बल्कि इसका मतलब ये है कि कास्ट के बेसिस पे हम किसी को भी छोटा नहीं मान सकते, अपने से इंफीरियर नहीं मान सकते कास्ट लेबल्स की वजह से। सच प्रैक्टिस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर्स और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजंस। क्या कहता है ये कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से उन्हें रोक नहीं सकते जिनके साथ पहले अनटचेबल्स जैसा व्यवहार किया जाता था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। इसलिए अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, बना दिया गया है, एक ऐसा अपराध बना दिया गया है जिसकी सजा भी दी जाती है अगर कोई प्रूव हो जाता है तो। यहां अनटचेबिलिटी के कुछ फॉर्म्स दिखा रखे हैं, ठीक है। पी साईनाथ ने 1990 में द हिंदू न्यूज़पेपर में ये लिखे थे, ठीक है। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया अनटचेबिलिटी को समझाने के लिए। जो चाय की दुकानें होती थी वहां दो तरह के कप रखे होते थे, एक दलित्स के लिए और एक नॉन दलित्स के लिए, ठीक है। जो नाई होते थे उस वक्त के बाल काटते थे, वो लोग दलित क्लाइंट्स के बाल काटने से मना कर दिया करते थे। स्कूल में दलित बच्चों को अलग से नीचे बिठाया जाता था, जबकि अपर कास्ट के बच्चे बेंच पे बैठ के पढ़ते थे। दलित परिवार के
दुल्हे को जब शादी होती थी तो अपर कास्ट के मोहल्ले में से घोड़े पे चढ़ के जाने की इजाज़त नहीं होती थी। दलित लोगों को उस हैंडपंप पे पानी पीने की इजाज़त नहीं होती थी जो जहाँ पे अपर कास्ट के लोग पानी पीते थे। तो ये अनटचेबिलिटी के कुछ ऐसे रेगुलेशंस थे जो पहले इंडिया में होते थे, अब बैन कर दिए गए हैं। अगला राइट आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम का मतलब हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाई गई हैं, गलत तरीके की बंदिशें नहीं लगाई गई हैं, ये राइट टू फ्रीडम में आता है। ठीक है, कि राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम किसी भी अपने आइडिया को पब्लिक के सामने बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी जगह पे काम करते हैं तो यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, हम पूरी कंट्री में कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम कर सकते हैं जो कानून के सामने लीगल हो। तो एक बार इसको डिटेल में पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम को। देखिए, प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिस लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफियरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बीट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे कामों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो सरकार है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री। हम सोसाइटी में ही रहेंगे लेकिन हमें कुछ फ्रीडम मिलेगी। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू दैम। हम जैसे चाहें वैसे काम करेंगे। अदर शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। दूसरे हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, सलाह दे सकते हैं लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते, हमारे ऊपर रोब नहीं जमा सकते, हमें फोर्स नहीं कर सकते। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सबको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अपनी बात दूसरों के सामने रखने का। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, पीसफुली तरीके से इकट्ठा होने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेपन्स लेके, हथियार लेके इकट्ठे हो जाओ और लोगों को डराओ धमकाओ, ये नहीं, पीसफुली इकट्ठा होने का। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत देश के किसी भी हिस्से में जाके बस सकते हैं, अपना बिजनेस बना लगा कर सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन चाहे, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए। आगे आता है, यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू ऑल दिस फ्रीडम्स। इंडिया में रहने वाले हर नागरिक को ये सारी फ्रीडम्स दी गई हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ मैनर दैट वायलेट्स अदर्स राइट टू फ्रीडम। लेकिन इसमें एक बात और है कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दूसरों को तंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप किसी को ये कहो कि मेरे को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अब मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, तो आप किसी के घर में घुस के और उसको भाषण देने लग जाओ, ऐसा नहीं है। इनके ऊपर भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। योर फ्रीडम्स शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो लेकिन आप पब्लिक ऑर्डर को तंग मत करो, लोगों को तंग मत करो। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स, किसी को चोट मत पहुंचाओ। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स। ठीक है, आपको अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं दिया गया है, जो फ्रीडम आपके लिए है वो दूसरों के लिए भी है। Accordingly, the government can impose certain reasonable restrictions on our freedoms in the larger interest of society. ऐसे प्रोविजंस भी बनाए गए हमारे कानून में कि सरकार कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ बंदिशें लगा सकती है। जैसे कि जब सेक्शन 144 लग जाता है, जिसको हम कर्फ्यू भी कहते हैं, तो घर से बाहर निकलने की और ग्रुप्स में चलने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, और सोशल ऑर्डर को बनाए रखना, इस चीज़ के लिए सरकार को ऐसे स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू फ्रीडम में पहला पार्ट आता है हमारा, राइट टू फ्रीडम के अंडर ही है स्टूडेंट्स ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर है कि आप अपने देश के नेता के खिलाफ, ठीक है, अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। Our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate with others. You may think differently from others. Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views accordingly. ये क्या कहता है कि हमारी आइडियाज़ और हमारी पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है जब हम दूसरों के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बंदिशें ना हो। ठीक है, आपकी सोच दूसरों से अलग हो सकती है। 100 लोग एक टॉपिक के लिए कुछ सोच रहे हैं, अगर आप उन 100 लोगों से कुछ अलग सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं। ठीक है, आप भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन 100 पीपल की तरह। यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन।
You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation with पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये क्या कहता है कि सरकार की बनाई गई किसी भी पॉलिसी के साथ आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप सरकार की किसी नीति को, सरकार की किसी संस्था की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने। ऐसा नहीं है कि आपने देश के प्रधानमंत्री की पॉलिसी को गलत ठहराया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्फलेट। आप कोई पैम्फलेट छाप सकते हैं जिस पे आप अपने व्यूज लोगों के सामने लग सकते हैं। मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज वगैरह छपवा सकते हैं अपने, जिससे आप अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स, पोइट्री और सॉन्ग्स। आप गानों, पेंटिंग और पोइट्री के जरिए, कविताओं के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हाउएवर यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स। लेकिन आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए, वायलेंस फैलाने के लिए नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिलीजन के लोग, ठीक है, कुछ रिलीजन के लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो अपने धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने के लिए ऐसे भाषण देते हैं जिनसे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। तो ये इलीगल है, ठीक है, उन लोगों को पनिशमेंट दी जा सकती है। वो ये हवाला नहीं दे सकते कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, नहीं, उसको अपने कहने के ऊपर बंदिशें डालनी पड़ेंगी। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, उससे कहीं पब्लिक ऑर्डर तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। आगे क्या कहता है, नीदर कैन यू यूज इट टू डिफेम अदर्स। दूसरों को डिफेम नहीं कर सकते आप, ठीक है, फॉल्स और मीन थिंग्स कह के, मतलबी बातें कह के, गलत बातें कह के आप दूसरों को डिमीन नहीं कर सकते, दूसरे की रेपुटेशन को बेवजह डैमेज नहीं कर सकते आप। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इश्यू। अब ये राइट टू फ्रीडम के अंडर ही सेकंड पॉइंट आता है हमारा, कि आप मीटिंग्स कर सकते हैं इकट्ठा होके, रैली निकाल सकते हैं इकट्ठा होके, प्रोटेस्ट कर सकते हैं इकट्ठा होके। दे मे वॉन्ट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू अ कॉज और सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन इलेक्शन। अब जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम हमारी किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर इकट्ठा होकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी काम के लिए पब्लिक से सपोर्ट मांग सकती हैं कि सरकार ने ये कानून बनाया, ये गलत है, आप लोग हमारे साथ आओ, हम सरकार के उस कानून का विरोध करेंगे, ठीक है। हम किसी पार्टी या कैंडिडेट के लिए वोट मांग सकते हैं, रैली कर सकते हैं। बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। लेकिन ये मीटिंग्स जो हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं, मीटिंग्स हैं, ये सारी पीसफुल तरीके से होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी। पब्लिक डिसऑर्डर और शांति व्यवस्था का नुकसान ना पहुंचाइए, ठीक है, लोगों में कियोटिक माहौल ना बनाइए। दोज हु पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज एंड मीटिंग्स शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम। जो लोग इस तरीके से मीटिंग्स में जा रहे हैं वो अपने साथ वेपन्स ना लेके जाएं, ये भी कानून में लिखा गया है। लोग एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स एसोसिएशन बना सकते हैं, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करवा सकें, अपनी वेजेस बढ़वा सकें, वर्किंग आवर्स को कम करवा सकें, ठीक है, पेड लीव्स मांग सकें अपने मालिक से। सम पीपल इन अ टाउन में कम टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन टू कैंपेन अगेंस्ट करप्शन और पोल्यूशन। एक शहर में रहने वाले लोग मिलके यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं, इकट्ठे होकर मीटिंग कर सकते हैं कि हमारे शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारा नेता करप्शन बहुत कर रहा है। तो इन टॉपिक्स को लेके शहर के लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं। अब राइट टू फ्रीडम में ही तीसरा पॉइंट आता है, एज सिटीजन्स वी हैव टू फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके हम सेटल हो सकते हैं। लेट अस से अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन हैदराबाद। असम में रहने वाला अगर कोई हैदराबाद में जाके बिजनेस सेटअप करना चाहता है, चाहे वो उस सिटी में किसी को जानता हो, चाहे वो सिटी में पहले गया हो या ना गया हो, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। येट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज़ द राइट टू सेटअप बेस देयर। फिर भी वो इंडिया का नागरिक होने के नाते हैदराबाद में जाके अपना बिजनेस सेटल कर सकता है। This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns and from poor regions of the country to the prosperous regions and big cities. इसी कानून की वजह से लाखों लोग गांव से शहर आते हैं काम की तलाश में, ठीक है, इंडिया के पुअर रीजन्स से निकल के वेल्दियर रीजन्स की तरफ आते हैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए। तो एज अ सिटीजन हम देश की किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं, प्रोफेशन कोई भी काम कर सकते हैं। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के लिए भी यही फ्रीडम है।
आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप कोई जॉब कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई ट्रेड कर सकते हैं। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टन जॉब। कोई भी आपको किसी काम को करने से मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। विमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम। और विमेन को ये नहीं कहा जा सकता कि ये काम आपके लिए नहीं है, ये काम तो आदमियों का है, आप मत करो, ऐसा कहना गलत है, कानून के खिलाफ है। पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। देखिए पुराने ज़माने में जो कास्ट होती थी वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से होती थी। जैसे जूतों का काम करने वाले को मोची कहा जाता था, सोने का काम करने वाले को सुनार कहा जाता था, लोहे का काम करने वाले को लुहार कहा जाता था। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तू लुहार जाति का इसलिए तुझे लोहे का ही काम करना पड़ेगा। अब मॉडर्न इंडिया में ये सब बैन है, बाय लॉ ये सब बैन है, ठीक है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जो तेरी कास्ट है वही काम कर, जरूरी नहीं है। अब ये The Constitution says that no person can be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by the law। ये क्या कहता है भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हम, ठीक है। किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हम, इस बात का हवाला देके कि किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते हम, किसी की ज़िंदगी नहीं छीन सकते हम, किसी का मर्डर नहीं कर सकते हम, किसी को डिटेन नहीं कर सकते हम। हाँ, कुछ प्रोसीजर हैं जो कि कानून में लिखे गए हैं, उनके ज़रिए ऐसा किया जा सकता है। मान लो किसी ने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि आप मुझे डिटेन नहीं कर सकते, ऐसा कानून में लिखा गया है। नहीं, कानून में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं इन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि कानून में लिखा गया है किसी को भी मारा नहीं जा सकता अनलेस कोर्ट ने उसको एक डेथ सेंटेंस दिया हो, ठीक है। किसी का भी मर्डर करना इलीगल है, लेकिन जब कोर्ट किसी को फांसी की सजा देती है तो उसका मर्डर करना लीगल हो जाता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ गवर्नमेंट और द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज़ प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। कोई भी पुलिस ऑफिसर या सरकार किसी भी सिटीजन को पकड़ नहीं सकती, जेल में नहीं डाल सकती, डिटेन नहीं कर सकती, जबकि उसके पास, उस पुलिस वाले के पास या सरकारी कर्मचारी के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इवन व्हेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर। और अगर किसी ने कोई गलती की है और उसको पकड़ लिया गया है, पकड़े जाने के बाद, अरेस्ट किए जाने के बाद भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पुलिस को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पहला रूल क्या कहता है, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये बताया जाना जरूरी है कि उसको किन चार्जेस पे अरेस्ट किया गया है, किन चार्जेस पे डिटेन किया गया है। एक बंदा जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, ठीक है। और जिसको डिटेन किया गया, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो अपनी तरफ से किसी भी वकील से बात कर सकता है, किसी भी वकील को हायर कर सकता है अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्वानाटामो बे और कोसोवो के केस स्टडीज़ की। इन दोनों ही केसेस में, ठीक है, लोगों को बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करने दिए गए, उनकी लिबर्टीज़, उनकी फ्रीडम, उनकी लाइफ उनसे छीन ली गई एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ग्वानाटामो बे में जो कुछ हुआ, कोसोवो में जो कुछ हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली उन्हें एंजॉय नहीं करने दिया गया, ठीक है, ये उस वजह से हुआ। आगे आता है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कोई भी हमारा फायदा नहीं उठा सकता, कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता, ये इस लॉ में लिखा गया है। Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. वैसे तो पहले के फंडामेंटल राइट्स में ये बात क्लियर है कि हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा कानून बनाने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने ज़रूरी हैं ताकि देश में कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है। जैसे कि इसने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 स्पेशल एविल्स के बारे में बताया गया है जिनको इलीगल डिक्लेयर करता है। पहला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि इंसानों का व्यापार नहीं कर सकते हम। इंसानों का, जैसे गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था पहले टाइम में, तो वो नहीं कर सकते हम। ह्यूमन ऑर्गन्स का व्यापार नहीं कर सकते हम इलीगली, ठीक है। औरतों को इमोरल पर्पसेस के लिए, गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहला तो ये है। दूसरा है फोर्स्ड लेबर या बेगार नहीं करवा सकते किसी से। किसी ने हमसे कर्ज ले लिया मान लो,
ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं है हमारा उधार चुकाने के लिए, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तू मेरे घर पे आके पोछा मार, तू मेरे घर पे आके साफ सफाई कर, बिना पैसे के मेरे पास काम कर जब तक कि तेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, इसको बेगार, इस प्रैक्टिस को बेगार कहा जाता है। तो ये नहीं हम कर सकते किसी के साथ। ठीक है, एक बेगार होता है, एक बॉन्डेड लेबर होता है, दोनों में फर्क ये होता है, बॉन्डेड लेबर में वो बंदा पूरी जिंदगी गुलाम बन जाता है क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पाया, या उसके कई बार तो ऐसा भी होता था कि उसके फादर ने पैसे लिए थे, पैसा चुकाने से पहले वो मर गए, तो उसके बेटों से बेगार करवाई जाती थी, बॉन्डेड लेबर करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये बैन करवा दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, अगला है चाइल्ड लेबर। थर्ड जो प्रोविजन है वो है चाइल्ड लेबर को लेके। 14 साल से कम के किसी भी लड़के या लड़की को किसी भी फैक्ट्री में या हजार्डस वर्क में, ठीक है, जिसमें खतरनाक काम में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। रेलवे पे, पोर्ट पे, इन जगहों पे एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, बच्चों को बीड़ी बनाने की फैक्ट्री में, पटाखों की फैक्ट्री में, ठीक है, माचिस बनाने की फैक्ट्री में, प्रिंटिंग में, डाइंग में, इन ऑक्यूपेशंस में 14 साल से नीचे के लड़का या लड़कियों को नहीं काम पे रखा जा सकता। यहाँ पे चाइल्ड लेबर बैन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे किसी ने पटिशन डाली थी मैड्रास हाई कोर्ट में कि इंडिया के केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे जो है बच्चों से इलीगल काम करवाया जाता है, जा रहा है। ठीक है, तो उस बंदे ने कोर्ट से अपील की थी कि सरकार को कह के प्लीज़ सर्वे करवाइए, और अगर चाइल्ड लेबर वहाँ पे इलीगली करवाई जा रही है तो उसको बंद करवाइए। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, इसको सही माना, सरकार को आदेश दिया, सरकार ने सर्वे किया, वहाँ पे पाया गया कि वाकई वहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही थी, उस चीज़ को कोर्ट ने बंद करवाया। आगे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि आप जिस भी धर्म के हों, उस धर्म की धार्मिक मान्यताओं को आप मान सकते हैं। ठीक है, जो सेरेमनीज हैं वो कर सकते हैं, लेकिन किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी पर्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली। वैसे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम में भी आ सकता था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि अलग से कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं रिलीजन को लेके, इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए, इसलिए उन्होंने अलग से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बनाया। यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये है कि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, धर्म के आधार पे सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी, ये सेक्युलर स्टेट का मतलब है। ठीक है, मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट इज कंसर्न्ड ओनली विद रिलेशंस अमंग ह्यूमन बींग्स एंड नॉट विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड। ये क्या कहता है कि जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है देश की या राज्य की, उसका काम है इंसानों के साथ, ना कि इंसान के भगवानों के साथ। वो किस भगवान को मानते हैं, किस फेथ को मानते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि उस कंट्री का, उस स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म practices an attitude of principled and equal distance from all religion. The state has to be neutral and impartial in dealing with all religions. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट को इम्पार्शियल रहना पड़ेगा। ठीक है, रिलीजन के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी सरकार, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब इसी में अगला क्या आता है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। जो भी धर्म के से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहें तो अपना धर्म बदल भी सकते हैं, अपनी फेथ बदल भी सकते हैं। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, कोई भी धर्म अपने धर्म से जुड़ी मान्यताओं को पूरा कर सकता है, मान सकता है। राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन हाउएवर डज नॉट मीन दैट person has the right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement और allurement। हाँ, लेकिन एक बात और है, ठीक है, हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं तो आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते, पैसे का लालच नहीं दे सकते, किसी और चीज का लालच नहीं दे सकते। ठीक है, ये कह के कि आप मेरे धर्म में आ जाओ, ये फायदा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिल जाएंगे आपको, ये नौकरी मिल जाएगी आपको। इस तरीके से किसी को एल्योर करके, पैसे का लालच देके या जबरदस्ती करके
हम किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इलीगल है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे धर्म में लिखा हुआ है कि दुनिया में रहने वाले सब लोगों को अपने धर्म में शामिल करो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। आप अपने धर्म को मानो, अपने धर्म की प्रैक्टिसेस को अपनाओ, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को फोर्स मत करो कन्वर्ट होने के लिए। ऑफ कोर्स अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और हर ओन विल। अगर वो बंदा खुद चाहे तो कन्वर्ट हो सकता है, कोई और उसको फोर्स नहीं कर सकता। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम, इसमें यह भी लिखा गया है कि धर्म के नाम पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? आप एनिमल सेक्रीफाइस या ह्यूमन बींग्स की सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, बलि नहीं दे सकते आप इंसानों की या जानवरों की। ठीक है, भगवान के लिए या किसी भी नाम पे बलि नहीं दे सकते आप, चाहे आप आपके रिलीजन में ही क्यों ना लिखा गया हो। जिन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस औरतों को इन्फीरियर फील कराती हैं, वो प्रैक्टिसेस आप नहीं अपना सकते यहाँ पे। ठीक है, विमेन की फ्रीडम को छीनना अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई किसी विधवा औरत को अपना हेड शेव करने के लिए या वाइट कपड़े पहनने के लिए विवश नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म में विधवा औरतें सफेद साड़ी पहनती हैं इसलिए आप सफेद साड़ी पहनो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। आप धर्म के नाम पे किसी के साथ जाति नहीं कर सकते, आप धर्म के नाम पे किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप धर्म के नाम पे किसी महिला पे अत्याचार नहीं कर सकते ये कह के कि मेरे धर्म में, हमारे धर्म में आपको वाइट साड़ी पहननी जरूरी है। ठीक है, आपको बाल कटवाना जरूरी है तो आप बाल कटवाइए, ऐसा नहीं कर सकते आप। A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion. Secular state किसी religion को favor नहीं करता, किसी को discriminate नहीं करता. Nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. Thus, the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. कोई भी सरकार या सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन धर्म के नाम पे कोई टैक्स या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा सकता। पहले ऐसा हुआ करता था स्टूडेंट्स इंडिया में। ठीक है, ऐसा सुनने में आया है कि पहले धर्म के आधार पे टैक्स लगाया जाता था इंडिया में। ठीक है, एक पर्टिकुलर धर्म को तो वो टैक्स देना पड़ता था, दूसरे धर्म के लोगों को वो टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में क्या कहा गया है कि रिलीजन के बिहाफ पे, रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी को टैक्स नहीं किया जा सकता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा सकता। हम टोल टैक्स पे किसी को ये नहीं कह सकते कि आप मुस्लिम हो तो आपका टैक्स ज़्यादा लगेगा, आप सिख हो तो आपका टैक्स कम लगेगा, ऐसा करना इलीगल है। ठीक है, आगे देखिए, देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में धर्म की पढ़ाई नहीं की करवाई जानी चाहिए। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप। और बेशक आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना चला रहे हो, किसी प्राइवेट स्कूल में भी किसी बच्चे को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप यहाँ जाएं। ठीक है, ये स्कूल क्रिश्चियंस का है तो आप चर्च में जाके प्रे करेंगे सारे स्कूल के साथ। अगर कोई बच्चा चाहे तो मना कर सकता है, अपनी क्लास में बैठा रह सकता है, स्कूल वाले उसको फोर्स नहीं कर सकते रिलीजन के आधार पे। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि ये स्कूल जिन्होंने बनाया है वो इस धर्म के हैं तो आपको इस धर्म की बातें माननी पड़ेंगी, ऐसा नहीं किया जा सकता। आगे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इंडिया में रहने वाले कुछ माइनॉरिटीज अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ कर सकते हैं, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आता है। You might wonder why constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. अब सवाल ये आता है कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जहां उसने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात की है, मेजोरिटी को क्यों नहीं? मेजोरिटी की बात नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार जब वो कोई स्पेशल प्रोविजन लेके आता है तो माइनॉरिटीज के लिए लेके आता है, ऐसा क्यों? वाई देर आर नो स्पेशल गारंटीज फॉर मेजोरिटी? मेजोरिटी के लिए इस तरह के स्पेशल प्रोविजंस क्यों नहीं है? वेल, फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजोरिटी। सिंपल सा कारण है, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के पास ऑलरेडी पावर होती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट है, वो मेजोरिटी में है तो वो अपने लीडर्स चुन सकते हैं। ठीक है, इट इज द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन।
हमें माइनॉरिटीज द्वारा यूज की जाने वाली लैंग्वेज, उनके रिलीजन और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। मेजोरिटी के पास तो पहले से ही पावर है, ठीक है, वोटिंग पावर होने की वजह से वो पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दे मे गेट नेग्लेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। नहीं तो जो लोग माइनॉरिटी रिलीजन, माइनॉरिटी कल्चर या माइनॉरिटी लैंग्वेज से आते हैं, मेजोरिटी उनको डोमिनेट करने लगेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लेके आएगा तो। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। इसीलिए राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट किया गया है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट, ठीक है। अगर कोई ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ऐसा है जो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता है, बचा के रखना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है, सरकार उसको ऐसा करने से नहीं रोकेगी। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कॉलेज, जो सरकारी हो या सरकार की ग्रांट लेता हो, ठीक है, वो धर्म के आधार पे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। किसी बच्चे को इसलिए एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग धर्म का है। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। हियर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल। In some places, people speaking a particular language are in majority. People speaking a different language are in minority. ये क्या कहता है? जो minorities हैं वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकती हैं। यहाँ माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देश में ये धर्म माइनॉरिटी में है, ये धर्म मेजोरिटी में है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी माइनॉरिटी मेजोरिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया है, तेलुगु स्पीकिंग लोग आंध्र प्रदेश में मेजोरिटी में हैं लेकिन कर्नाटका में माइनॉरिटी में है। तो स्टेट वाइज भी माइनॉरिटी मेजोरिटी का फर्क हो सकता है। और माइनॉरिटी मेजोरिटी सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं होती, लैंग्वेज के आधार पे भी हो सकती है, कास्ट के आधार पे भी हो सकती है, कल्चर के आधार पे भी हो सकती है, ईटिंग हैबिट्स के आधार पे भी हो सकती है, ठीक है। तो माइनॉरिटी मेजोरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन से नहीं है और सिर्फ इंडिया से नहीं है, सारे स्टेट्स, सारे इंडिया के पार्ट्स से है, रिलीजन से भी है, कास्ट से भी है, हर चीज से है, ठीक है। जैसे पंजाब की बात करें तो 6 वहां पे मेजोरिटी हैं, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 6 माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो जो भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो उस रीजन को देख के बनाए जाते हैं। अगला आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। अब इसमें ये हमें क्या बताएगा कि अगर कोई आपको अपने राइट्स एंजॉय करने से रोकता है, जैसे कि आप हरियाणा में रहते थे, आप हरियाणा छोड़ के दिल्ली जाके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जो सरकार के हिसाब से कानूनी है, ठीक है, आपको इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे, आपने जाके एक दुकान खोल ली, वहां पे एक बिजनेस सेटअप कर लिया आपने, ठीक है। आसपास के लोग आके आपको धमकाते हैं कि तू बाहर का आया हुआ है, तो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जा। तो अगर वो ऐसा करते हैं, आपको तंग करते हैं, आपको बिजनेस नहीं करने दे रहे, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, उन लोगों के ऊपर केस करेंगे, पुलिस से हेल्प मांगेंगे, पुलिस में उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये सब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है। अगर कोई आपको अपने राइट्स एंजॉय करने से रोकता है, कोई आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश करता है, तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे अपने राइट्स को इंश्योर करेंगे? ये सब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है। If rights are like guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. The fundamental rights in the constitution are important because they are enforceable. क्या कहता है? राइट्स का कोई फायदा नहीं है अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना हो जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता हो। राइट्स को इसलिए फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, वो इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं। हमारा कानून हमें बचाता है अगर कोई हमारे राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो। We have a right to seek the enforcement of the above mentioned rights. This is called right to constitutional remedies. अगर कोई हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से रोकता है तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये भी एक फंडामेंटल राइट में से आता है। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। ये दूसरे राइट्स को इफेक्टिव बनाता है। इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट्स मे नॉट बी मे बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और बाय गवर्नमेंट। बहुत बार ऐसा होता है जब गवर्नमेंट
कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल हमें हमारे राइट को एंजॉय करने से रोकता है, व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट, तो हम कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। यहां तक कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको आपके फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने से रोकता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उस बंदे ने आपको इस फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने से रोका है, आपके राइट को वायलेट किया उसने। That is why Dr. Ambedkar called the right to constitutional remedies the heart and soul of constitution. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में से काफी स्पेशल स्थान है उनका, उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, दिल और आत्मा कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? क्योंकि बाकी राइट्स हम एंजॉय कर पाएं, इस बात की गारंटी हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। देखिए आगे क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा लेजिस्लेचर यानी हमारे पार्लियामेंट वगैरह, हमारा एग्जीक्यूटिव और बाकी कोई भी सरकारी अथॉरिटी, चाहे कोई पुलिस हो चाहे कोई सीबीआई हो, फंडामेंटल राइट्स इन सबसे ऊपर हैं, जुडिशरी इन सबसे ऊपर है। अगर इनमें से कोई भी हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से रोकता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कोर्ट में जाके। ठीक है, सरकार फंडामेंटल राइट्स से ऊपर नहीं है। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इट विल बी इनवैलिड। अगर हमारा लेजिस्लेचर या हमारा एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा कानून बना देता है, किसी ऐसे कानून को लागू कर देते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड करार कर दिया जाता है। ठीक है, इट सीजेस टू रिमेन एज अ लॉ ऑफ द नेशन। ठीक है, ये बंद हो जाता है, इसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट इसको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा कानून बना दिया गया कि दिल्ली में जो है विमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या विमेन जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते, उनको बिजनेस बंद करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि उनके लिए बिजनेस करना सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर कोई कानून में पास कर भी देता है, अगर कोई इसको लागू करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। वी कैन चैलेंज सच लॉज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द नेशनलाइज्ड बैंक्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले या कोई भी बैंक वाले या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ऐसी नीति बनाती है, अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हों, तो हम कोर्ट में जाके जस्टिस सीख कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट्स ऑल्सो एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट्स के पास इतनी पावर होती है कि कोर्ट सरकार को, किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी प्राइवेट कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल को ऑर्डर कर सकती है, और वो ऑर्डर उस बंदे को, उस कंपनी को, उस सरकारी संस्था को, उस सरकार को मानना पड़ेगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया रिट। रिट का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट सरकार के लिए कोई आदेश जारी करता है तो उसको रिट कह दिया जाता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर सरकार को मानना पड़ता है। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स। ठीक है, कोर्ट इसके अलावा उसके फंडामेंटल राइट्स को तो एंश्योर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जिसने गलती करी है उसके ऊपर फाइन भी ठोक सकता है, चाहे तो कोर्ट, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। अगर सरकार ने, किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी क्लाइंट के साथ, किसी बंदे के साथ गलत किया है तो उसके ऊपर वो कंपनसेशन भी लगा सकता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने मेरा गलत बिल भेजा, मेरी जीरो रीडिंग थी, फिर भी मेरे को बहुत सारा बिल, 2 साल में मैं उस मकान में रह ही नहीं रहा, खाली पड़ा वो मकान, मैं कहीं और जा चुका हूँ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेरा बिल बनाई जा रहा है। 2 साल के बाद मुझसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 1 लाख रुपए बिल मांग लिया। मैंने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने पाया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गलत है और केस करने वाला ठीक है, तो कोर्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये तो कहेगा ही कि आप इसका बिल ठीक करो, साथ ही साथ उसके ऊपर मुआवजा भी ठोक सकता है कि आप इस बंदे को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि आपने इसको तंग किया, आपने इसको हैरेस किया, आपने इसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। ये भी ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। ठीक है, इसने अब यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बताया है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
इंक्वायरी करता है ऐसे टॉपिक्स की, ऐसे केसेस की जहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता हो। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो एग्जिस्टेंस में है ही, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, जब भी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती है, इंसान के हकों को एंजॉय नहीं करने दिया जाता उनको, तो ऐसे मामलों में ये इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन सजा नहीं सुना सकता किसी को। सजा सुनाने का काम, पनिशमेंट देने का काम कोर्ट का ही है, ये सिर्फ इंक्वायरी ही कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है। We have already seen in chapter 4 that the judiciary is in our country is independent of the government and the parliament. हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो कोर्ट्स और जजेस हैं, ये पार्लियामेंट से और हमारे लेजिस्लेचर से, हमारे एग्जीक्यूटिव से ऊपर है। सरकार आदेश नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है सरकार को। We also noted that our judiciary is very powerful and can do whatever it needed to protect the rights of the citizen. हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा कोर्ट्स का सिस्टम, हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है, हमारे राइट्स को इंश्योर करने की ताकत रखती है, चाहे सरकार के साथ ही हमारी लड़ाई क्यों ना हो। In case of any violation of the fundamental right, the aggrieved person can go to court for remedy, but now any person can go to court against the violation of the fundamental right if it is of social or public interest. It is called public interest litigation. यहां पे क्या कहा गया है, अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से कोई रोकता है, उसके खिलाफ तो आप कोर्ट जा ही सकते हो, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में भी आप कोर्ट जा सकते हो। जैसे कि कोई मामला है, मान लीजिए एक जगह पे डैम बनाया जा रहा है, वहां पे रहने वाले ट्राइबल लोगों को सरकार अपनी उनकी जगह से खदेड़ रही है, निकाल रही है, हम यहाँ पे डैम बनाएंगे, तुम निकलो यहां से, मान लो। अब उन लोगों को नहीं पता कि कोर्ट जैसा भी कुछ सिस्टम होता है, वकील हायर कैसे करना है, क्या कानून है, उनको नहीं पता मान लीजिए। तो आप एज एन इंडियन सिटीजन, बेशक आप वहां ना रहते हो, बेशक आप उन लोगों में से किसी को भी नहीं जानते हो, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, देश की आम जनता का मुद्दा है, इसलिए आप कोर्ट में जाके PIL फाइल कर सकते हो। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये मामला मुझसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये देश की जनता से जुड़ा हुआ है, ये देश पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, अगर आप एक पोस्ट कार्ड भी लिख देते हो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, कोर्ट के नाम पे, तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट उसको पढ़ता है, उसको समझता है, और अगर उसको लगता है कि मामला सही में ध्यान देने वाला है, संज्ञान लेने वाला है, तो उस केस को वो टेकअप करता है, और जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सरकार खुद, उसको समन करता है, ये कहते हुए कि आप इस बात को डिस्प्रूव कीजिए, हमारे सामने ये मामला आया है। ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। बहुत से जगहों पे बड़े बड़े रुतबे वाले लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए सजाएं हुई हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, बहुत सी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत से पावरफुल पीपल थे, जिनके खिलाफ डायरेक्टली लोग केस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में पावर बहुत ज़्यादा थी, सरकार में उनकी चलती थी, पैसा बहुत था उनके पास, लेकिन किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया, कोर्ट के पास एक छोटा सा पोस्ट कार्ड लिख के भेज दिया, कोर्ट को लगा हाँ मामला ध्यान देने वाला है, कोर्ट ने उस मामले को टेकअप कर लिया, उसके ऊपर केस चला, कोर्ट को लगा कि ये बंदा वाकई गलती कर रहा था, तो कोर्ट उसको सजा दे सकता है, बेशक केस उसने ना किया हो, जिसका नुकसान हुआ हो, फिर भी कोर्ट उसको सजा दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. One can write to the judges even on a postcard. The court will take up the matter if the judges find it in public interest. ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी अभी आपको समझाई हैं। आगे आता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। अब तक हमने जो पढ़े वो थे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ राइट्स हमें एंजॉय करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रिवेसी, ये भी राइट्स हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको, इस सेक्शन में आपको यही बताया गया है कि राइट्स का दायरा बढ़ता जा रहा है, नए नए राइट्स आते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे वी बिगेन दिस चैप्टर बाय डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डेमोक्रेटिक राइट्स की इंपॉर्टेंस समझी। इन मच ऑफ द चैप्टर वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर के ज्यादातर हिस्से में हमने फंडामेंटल राइट्स की ही बात की है। यू माइट थिंक दैट फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर द ओनली राइट्स सिटीजंस हैव। शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स ही अकेले राइट्स हैं जो हमारा कानून हमें देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। While fundamental rights are the source of all rights,
आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारा कानून हमें देता है। ओवर द ईयर्स द स्कोप ऑफ राइट्स हैव एक्सपेंडेड। पिछले कुछ सालों में जो दायरा है फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, वो बढ़ा है। Sometimes it leads to expansion of the legal rights that the citizen can enjoy. From time to time the courts give judgments to expand the scope of rights. बहुत बार कोर्ट ने जजमेंट दी है, कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि आपको इस तरह का एक कानून लेके आना चाहिए। Certain rights like right to freedom of press, right to information, right to education are derived from the fundamental rights. हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ एडिशंस भी हुए हैं। राइट टू एजुकेशन, 14 साल से नीचे के हर बच्चे को सरकार अपनी तरफ से जो है पढ़ाई करवाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और उसको स्कूल में एडमिट करना ज़रूरी है। अगर कोई 14 साल से कम का बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, ठीक है, कम से कम 5th की पढ़ाई 8th की पढ़ाई उसने नहीं कर रखी है, तो वो इलीगल है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस की, न्यूज़ और मैगजीन्स की फ्रीडम, इसकी भी गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन हैज़ बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स। स्कूल एजुकेशन अब हमारा अधिकार बन चुकी है। The government are responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 14 साल से कम के हर बच्चे को स्कूल में वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, स्कूलिंग प्रोवाइड करे उसको। पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, ठीक है, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। फंडामेंटल राइट जो था फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसके अंडर ही इसको बनाया गया है। वी हैव अ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज। हम सरकारी ऑफिस से सूचना मांग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाना था, ये फ्लड विक्टिम्स हैं, बाढ़ में इनके घर टूट गए थे, इनके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा था, तो इनको मुआवजा दिया जाना था, सरकार ने इसका ऐलान किया था। आप बताइए आपने कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपको जवाब देना पड़ेगा। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के मीनिंग को और बढ़ा दिया है। राइट टू फूड, राइट टू फूड डाला गया उसके अंदर। मतलब सरकार का काम है यह इंश्योर करना कि कोई भी भूखे पेट ना सोए, सबको खाना मिले पेट भरने के लिए। ऑल्सो राइट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स एज इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है एग्जिस्टेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, इसके अलावा भी हमारा कानून, हमारी सोसाइटी हमें कुछ मोरल राइट्स प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें और भी राइट्स प्रोवाइड करता है जो चाहे फंडामेंटल हो या ना हो, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी कानून हमें प्रोटेक्ट करता है। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू वोट इन इलेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता ये। समटाइम्स द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन व्हाट कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। कई बार ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हम, ठीक है। दीज आर यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कुछ ऐसे मोरल क्लेम्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे नैतिक अधिकार होते हैं जो बेशक कानून में ना लिखे गए हों, लेकिन फिर भी कोर्ट ये मानता है कि लोगों को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। इन दैट सेंस दीज क्लेम्स आर नॉट राइट्स गोइंग बाय द डेफिनेशन दैट वी प्रेजेंटेड अर्लियर। ये उन राइट्स के अंडर नहीं आते जो हमने आपको पहले पढ़ाई हैं। विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दीज क्लेम्स। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उन सब के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि आप अपने राइट्स का दायरा बढ़ाइए और ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अपने देश के नागरिकों को एंजॉय करने का मौका दीजिए। सम इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, ठीक है। ये क्या कहता है, बहुत से ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को, कंट्रीज को फोर्स किया जाता है, कंपेल किया जाता है अपने देश के सिटीजन्स को और ज़्यादा अधिकार इंश्योर करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेनेंट है, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है। जैसे राइट टू वर्क इंश्योर करना, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, राइट टू हेल्थ। तो इसमें ये कहा गया है कि जो जो कंट्रीज इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का पार्ट हैं, वो सब अपने अपने देश में इन सारे राइट्स को एनफोर्स करेंगी, कोशिश करेंगी कम से कम कि
काम, जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको काम मिले, उनको सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, उनको मिनिमम वेजेस मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस बात की गारंटी करेंगे। आगे देखिए क्या है, दस द स्कोप ऑफ राइट्स हैज़ बीन एक्सपेंडेड। तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। नए राइट्स समय के साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं। लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं नए राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एनेक्ट करवाने के लिए। नाउ राइट्स एमर्जेस, सोसाइटीज डेवलप और एज न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस आर मेड। जैसे जैसे सोसाइटीज में डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे कानून में बदलाव हो रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं, तो राइट्स का दायरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटी करता है अपने सिटीजन्स को बहुत सारे नए राइट्स जो पहले सुनने में नहीं आए थे। पहला है राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी कहता है कि सरकार या कोई भी सरकारी एजेंसी फोन्स को टैप नहीं कर सकती, घर में घुस के सर्च नहीं कर सकती। ये राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ है। राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेल बींग। ठीक है, आपके इलाके में सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करवा सकती, कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं करवा सकती जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो। ठीक है, आपको उस एनवायरनमेंट में रहने का हक है जो आपके लिए सूटेबल है। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको प्रॉपर हाउसिंग कंडीशन प्रोवाइड करे। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, नो वन मे बी रिफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आपको प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्रॉपर अमाउंट में फूड, सही अमाउंट में सही क्वालिटी में वाटर और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी सरकार को। यह आपके फंडामेंटल राइट्स में से आता है, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। ठीक है, मैनी पीपल थिंक दैट राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड एंड राइट टू प्राइवेसी शुड बी मेड फंडामेंटल राइट्स। बहुत से लोगों का इंडिया में भी ये कहना है कि राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाना चाहिए इंडिया में। लेकिन ये बात अभी विचाराधीन है, अभी कोर्ट ने इन बातों के ऊपर जो है अपना फैसला नहीं दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।